हमारे अपवर्तन के उदाहरण पूरे हो चुके हैं और आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवर्तनांक। एक नया शब्द हमारे सामने आया है, वो है अपवर्तनांक। हम अपवर्तनांक पढ़ेंगे कि अपवर्तनांक एक नई चीज है और अपवर्तन से ही संबंधित है कि अपवर्तनांक क्या चीज है वो समझिए आप। एक छोटी सी कहानी है, आप लोगों को हम समझाएंगे और मैं ये उम्मीद रखूंगा आप लोगों से कि आपको सबको अच्छे समझ में भी आएगी, ऐसी बात नहीं है। और हर बार यहाँ से एक छोटा सा 1 नंबर का 2 नंबर का ऐसा क्वेश्चन भी पूछते हैं, एक छोटी सी चीज़ है। अपवर्तनांक क्या होता है? अगर हम एक चीज डायग्राम से समझे ना अपवर्तनांक को, तो बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार बताया था कि अपवर्तन होता है तो हमेशा प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ही अपवर्तन होता है। ये ऐसे इधर से आ रही है, अभिलंब की ओर झुक रही है, तो यह क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है। हम पढ़ चुके इस बात को। तो यहाँ पे क्या होता है कि कई ऐसे होते हैं, जैसे बाहर वायु है, यहाँ जल है, तो जल के स्थान पर कांच भी हो सकता है, ईथर हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, कुछ अन्य पदार्थ भी हो सकते हैं। तो क्या होता है कि अलग अलग पदार्थ के कारण उनकी प्रकृति अलग अलग होती है, तो प्रकाश किरण इसके अंदर प्रवेश करती है ना, तो कई बार तो क्या होता है कि प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ती है और कई बार क्या होता है थोड़ी मुड़ती तो है, झुकती तो है, लेकिन कम झुकती है। वो इस पदार्थ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अगर ज्यादा सघन होगा, इसकी तुलना में विरल माध्यम की तुलना में अगर ये ज्यादा सघन है तो ये प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर ज्यादा झुकेगी। अगर इसकी तुलना में ये थोड़ा कम सघन है तो कोई थोड़ी सी झुकेगी। आई बात समझ में? जैसे मान लो प्रकाश की किरण वायु से अगर पानी में प्रवेश करती है ना तो थोड़ी सी झुकती है, जबकि प्रकाश किरण वायु से किसी कांच की एक बट्टी का ले ले, एक आयताकार टुकड़ा ले ले, तो कांच के अंदर ज्यादा झुकेगी पानी की बजाय। क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी की सघनता कांच की तुलना में कम है। पानी के जो परमाणु है, ये परमाणु है वो पानी के तो क्या है थोड़े दूर दूर है कांच की तुलना में, और कांच में क्या है थोड़े और पास पास है, थोड़े और पास पास परमाणु है। तो कांच क्या करेगा? इसको ज्यादा झुकाएगा, जबकि पानी में क्या होगा इसका थोड़ा कम झुकाव होगा। कि हमारी बेसिक नॉलेज की बात है ये। आई बात समझ में? अगर मान लो यहाँ वायु है, अगर वायु से पानी के अंदर कोई प्रकाश कण प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुकेगी तो सही, अभिलंब की ओर झुकेगी तो सही, लेकिन कम झुकेगी। किसकी बजाय? अगर वही प्रकाश कण वायु से कांच के अंदर प्रवेश करे, क्योंकि इसके अंदर प्रकाश किरण ज्यादा झुकेगी। इसके ये वायु से कांच के अंदर प्रवेश करेगी तो इसके अंदर प्रवेश करेगी तो थोड़ी कम झुकेगी। इसका कारण क्यों झुक रही है कम? उसका कारण ये होता है क्योंकि यहाँ पे इसकी तुलना में ये किसका सघन माध्यम थोड़ा हल्का है और यहाँ पे क्या है इसकी तुलना में इसका सघनता थोड़ी ज्यादा है, तो यह झुकाव ज्यादा करेगी और यह थोड़ी कम झुकेगी। तो होता क्या है कि ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में इसमें प्रवेश की तो कितना झुकाव हुआ, इसमें झुकाव होगा, इसकी तरफ मुड़ेगी, वो तो कम होगा, इसमें क्या होगा ज्यादा होगा। तो हम ये वैल्यू निकालते हैं, मान निकालते हैं कि इसमें कितना झुकाव है, इसमें थोड़ा ज्यादा होगा। अगर कांच की जगह और कोई सघन माध्यम ले लें, कांच की जगह वायु से कोई और सघन माध्यम, तो उसमें झुकाव थोड़ा ज्यादा होगा। तो वही क्या है, एक अपवर्तनांक होता है। वो जो वैल्यू निकल करके आती है ना हमारे पास में, एक मान निकल करके आता है, वही हमारा एक अपवर्तनांक होता है। आई बात समझ में? इसको मैथमेटिकल रूप में समझेंगे, इसको मिटा रहा हूं मैंने, ये तो क्या है मैं समझाने के लिए बताया मैंने कि अपवर्तनांक है क्या चीज वास्तव में। हमने एक नियम पढ़ा था, वो नियम पढ़ा था अपवर्तन के नियम में कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये नियम पढ़ा था। और हमने इसको लिखा था किसी एक नियतांक राशि के बराबर, उसको म्यू बोलते हैं। इस नियम को बोला था हमने स्नेहल का नियम, स्नेहल का नियम बोला था, ये स्नेहल का नियम। क्यों? क्योंकि इसको नियम को देने वाले वैज्ञानिक स्नेहल ही थे। तो इसमें क्या किया इन्होंने कि जो साइन आई तो क्या होता है, आई आपतन कोण होता है और आर होता है अपवर्तित कोण।
ये तो आपतन कोण होता है, ये होता है अपवर्तित कोण। इसने ऐसे बोला है कि कोई प्रकाश की किरण अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ऐसे मान लो यहाँ पे हम एक माध्यम ले लिए, एक तो यह एक माध्यम बना दिया दूसरे वाला, इसको तो हमने बोल दिया था माध्यम नंबर 1 और इसको बोला था माध्यम नंबर 2। ध्यान से देखना ना, आपके सबके समझ में आ जाएगा। अगर प्रकाश किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, तो अगर मैं इसको 1 लिख दूं और इसको मैं 2 लिख दूं, तो इस माध्यम से इस माध्यम प्रवेश करती है ना प्रकाश किरण, तो क्या होता है कि इसको हम म्यू के, ये म्यू है, इसके सापेक्ष में यहाँ पे μ21 लिखते हैं। μ21 का मतलब ये हुआ कि माध्यम, इसका मतलब हुआ, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि μ21 इसका मतलब होता है कि माध्यम 2 का, इस माध्यम का, माध्यम 2 का माध्यम 1 के साथ, के सापेक्ष बोल सकते हो, के सापेक्ष अपवर्तनांक, के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। मतलब ये हुआ कि माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक μ21 का मतलब ये होता है। अगर मैं 1 2 लिखूं या पहले 1 लिख दूं या फिर 2 लिख दूं, तो उसका मतलब होता है माध्यम 1 का माध्यम 2, इसका उल्टा हो जाएगा, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ये अपवर्तनांक होता है, देखो सिखाएंगे भी ना निकालना, कैसे निकालते हैं ये। अब होता क्या है कि ये तो हमने माध्यम 2 ले लिया कि माध्यम 1 ले लिया, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये माध्यम 1 में से माध्यम 2 में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो हमको उसका अपवर्तनांक निकालना होता है, तो उसको लिखते हैं μ21, मतलब माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। यदि अगर हम ऐसे ले लें कि प्रकाश की किरण है, वो प्रकाश की किरण वायु से पानी के अंदर प्रवेश करती, वायु से कहाँ प्रवेश करती है, पानी के अंदर। जैसे ये यहाँ पे आई, यह विलंब बना दिया, तो यह विलंब की ओर झुक जाएगी, वायु से पानी में आएगी, तो इसको लिखेंगे कि यहाँ पे माध्यम 2 तो किसको मान लिया मैंने, पानी को, और 1 किसको मान लिया मैंने, वायु को। तो वायु से पानी के अंदर जा रही है, तो इसको लिखा जाएगा, पानी को मैं W से लिख देता हूँ वाटर, और वायु को मैं एयर, ए से लिख देता हूँ। एयर मीन्स हवा होती है, वायु होती है, और इसको लिख दिया अपन ने W से। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि म्यू माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 कौन सा लिया मैंने, पानी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ W, μW। और किससे आ रही थी, एक कौन सा माध्यम, A, तो μA, ऐसे भी इसको हम लिख देते हैं कि वायु से पानी के अंदर प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, तो μWA। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है, तो वायु से कहाँ प्रवेश कर रही है, पानी में, तो पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक है इसका मतलब इस वायु का इसके अंदर ये प्रकाश कण प्रवेश कर रही है, तो पानी का वायु के सापेक्ष कितना अपवर्तनांक है। सापेक्ष अपवर्तनांक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर प्रकाश की किरण का वेग कितना है और इस पानी के अंदर प्रकाश किरण का वेग कितना है। तो इसके वेग में इसके अंदर प्रकाश किरण आ रही है, उसका हम भाग लगा देंगे, वो होता है सापेक्ष, मतलब इसके सापेक्ष ये अपवर्तनांक। ठीक है, देखो ये बात आ गई कि मेरे हिसाब से समझ में। तो होता क्या है, यदि प्रकाश की किरण एक बात और होती है, यदि प्रकाश की किरण अगर वायु से पानी के अंदर प्रवेश करती है ना, तो वायु के अंदर प्रकाश की किरण का वेग कितना है
और इस पानी के अंदर प्रकाश की किरण का वेग कितना है। इसके अंदर जितना वेग होगा प्रकाश किरण का, उसमें इस पानी के अंदर प्रकाश किरण का वेग कितना है उसका इसके अंदर भाग लगा देंगे ना, तो पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको निकल करके सामने आ जाएगा। ये होता है सापेक्ष। इसके अंदर प्रकाश की किरण का वेग कितना है और इसके अंदर प्रकाश किरण का वेग कितना है। अगर इसके अंदर जो वेग है उसका इसके अंदर भाग लगा देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू ए का मान आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसका मतलब ये है। देखो कैसे, यदि प्रकाश की किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है, वायु से पानी में प्रवेश करती है, तो पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाएंगे, देखो हम निकालना चाह रहे हैं म्यू डब्ल्यू ए, मतलब वाटर का एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक। इस पानी का इस वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो इसको निकालने के लिए कि प्रकाश का वायु में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग, जल बोल सकते हो, मैं पानी लिख रहा हूं ना, प्रकाश का पानी में वेग। मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, अगर हमको म्यू डब्ल्यू ए का मान निकालना है, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है, तो म्यू टू 1 बराबर क्या कर देंगे, प्रकाश की किरण का वायु में कितना वेग हुआ उसको तो हम ऊपर लिख देंगे, और प्रकाश किरण का पानी में वेग कितना होगा हम उसको नीचे लिख देंगे। मतलब ये हुआ कि इसको मैं V1 से लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख दिया V1 बटे V2। V1 क्या दिखा रहा है कि प्रकाश की किरण का वायु के अंदर वेग कितना है और पानी के अंदर वेग कितना है, ये दिखा रहा है μ2। इसका वेग निकाल लेंगे, इसमें इसका भाग लगा देंगे तो अपवर्तनांक निकल जाएगा। अपवर्तनांक किसका निकलेगा, पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। अगर मैं ऐसे बोलूं कि वायु का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो प्रकाश का जो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इसके ऊपर आ जाएगी, ये कहाँ जाएगी, इसके नीचे आ जाएगी। अगर यहाँ पे मैंने मान बदल दिया ना, ये को मैंने पहले लिख दिया, डब्ल्यू को मैंने बाद में लिख दिया, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा कि प्रकाश की किरण का वायु से पानी में प्रवेश करती है तो पानी का वायु के सापेक्ष नहीं रहेगा, यहाँ तो ये वायु हो जाएगी, वायु का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, प्रकाश का वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग, वायु में वेग और पानी में वेग, इसमें इसका भाग लगा दें तो ये मिल जाएगा। समझ में आया थोड़ा बहुत। अब एक चीज़ और होती है कि अगर प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण निर्वात से, यदि प्रकाश की किरण या निर्वात जानते हो क्या, चलो मैं बता रहा हूँ निर्वात क्या होता है। कि निर्वात, यदि प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे, निर्वात का मतलब होता है कि जहाँ वायु होती ही नहीं है, ऐसा माध्यम, ऐसी जगह जहाँ वायु नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जैसे हम अंतरिक्ष आता है ना, ऊपर अंतरिक्ष में अंतरिक्षयान छोड़ते हैं तो बहुत अत्यधिक ऊंचाई पर जाकर के हमारा पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाता है। ना तो वहाँ ऑक्सीजन गैस होती है, ना नाइट्रोजन गैस होती है, ना मीथेन को किसी प्रकार गैस नहीं होती, तो ऐसी जगह को हम निर्वात बोलते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे, ये माध्यम कोई सा ले लिया, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, तीर्थर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर निर्वात से इसके अंदर प्रवेश करे प्रकाश की किरण, तो ऐसी स्थिति में उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। देखो, हम एक बार लाइन लिखना चाहेंगे
कि अगर प्रकाश निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करता है तो जो अपवर्तनांक निकलेगा ना, इसका अपवर्तनांक निकलेगा, वो अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं, यदि प्रकाश की किरण, थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको लोगों, क्योंकि चीज़ हमने पहली बार पढ़ी है, एक बार आप लोग इसको ध्यान से घर जा करके देखोगे ना तो ऑटोमेटिक हमारा दिमाग फीड हो जाएगी, कोई कठिन नहीं है, छोटी सी चीज़ है बस, है ना। यदि प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम, मतलब जिसके अंदर प्रवेश की है उस माध्यम का निर्वात के साथ, उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। देखो ध्यान से, क्या होता है कि अगर प्रकाश की किरण निर्वात से, चाहे कोई से माध्यम हो सकता है, उसके अंदर प्रवेश करती है तो जो हम अपवर्तनांक निकलता है इसका, उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं, उसको वो क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। क्वेश्चन आएगा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं, क्या बताओगे कि जब प्रकाश की किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो उस माध्यम का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अगर मैं इसका अपवर्तनांक निकालूं तो कैसे निकलेगा, म्यू, ये माध्यम इसके अंदर जा रही है तो इस माध्यम को लिख देंगे यहाँ पे, ऐसे मान लो माध्यम ने पानी ले लिया तो पानी को किससे लिख देंगे, W से, ये क्या है, निर्वात, तो W यहाँ के साथ में क्या लिख देंगे, निर्वात लिख देंगे। तो इसको छोड़ दो, इसका नाम लिख दो। अगर मैं इसका नाम दे दिया 1, इसका नाम मैंने दे दिया 2, मतलब 1 में से खा रही है 2 में, तो क्या लिख देंगे इसको 2 1। तो इसको, इस वैल्यू क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम, निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। इसका मान निकालने क्या बोलेंगे कि निर्वात के अंदर, वो जैसे इस सूत्र से निकालेंगे जैसे यहाँ पे निकाला था, इसमें क्या हो रहा था, वायु से कहाँ पे जा रही थी, पानी के अंदर, या कहाँ जा रही है, निर्वात से किसी माध्यम में, तो ऊपर के किसको लिख देंगे, प्रकाश का वेग किसमें, निर्वात में, बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। जैसे ये वाला सूत्र बनाया था वैसे यहाँ बन जाएगा। देखो, प्रकाश का निर्वात में वेग बटे प्रकाश का माध्यम में वेग। अगर इस प्रकार से मान रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर इससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन दे दे तो आप लोगों को क्या दिया जाएगा, प्रकाश का निर्वात में वेग दिया जाएगा और प्रकाश का माध्यम में वेग दिया जाएगा। इस वैल्यू में इसका भाग लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, निरपेक्ष अपवर्तनांक मिल जाएगा। आपसे पूछेंगे कि निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, क्या बताओगे, आप बताओगे कि प्रकाश किरण का निर्वात में वेग बटे प्रकाश किरण का उस माध्यम में वेग। ठीक है, आपसे पूछे कि μ21 का मतलब क्या होता है, इस नियम से निकाला था। μ21 का मतलब होता है कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। μW, ये जो बात है वही बात ये है, ये ऐसे क्या है कि 2 क्या लिया अपन ने, वाटर, माध्यम 2 क्या लिया है, W का मतलब वाटर पानी है, और ये क्या है, एयर हवा है। तो ये तो इसको मैंने अगर पानी और वायु के सापेक्ष दोनों बातों को लिखेंगे तो प्रकाश किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है तो पानी का वायु के सापेक्ष यह अपवर्तनांक है। ठीक है, और यदि प्रकाश किरण वायु से पानी में प्रवेश करती है तो पानी का वायु के सापेक्ष निम्न प्रकार सापेक्ष अपवर्तनांक निम्न प्रकार दर्शाया जाता है। मतलब इस वैल्यू का मान निकालें, इसी का, यही तो ये, अगर इसका मैं मान निकालूं तो क्या होगा कि प्रकाश का वायु में वेग बटे प्रकाश का पानी में वेग, V2 बटे V1, इससे निकल जाएगा। अगर प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम प्रवेश कर रही है तो निर्वात में प्रकाश का वेग बटे
प्रकाश का किसी माध्यम में भी, इसमें क्या बोल दिया अपन ने, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोल दिया। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोग इसको नोट करो। ये तो हमारी जो बात हुई थी वो प्रकाश के अपवर्तन की कंप्लीट हो गई। ये देखते ही हमने इसके अपवर्तनांक पढ़ते हैं तो लगभग सारी बात हमने पढ़ ली। अगर कोई इसके अलावा अगर कोई चीज़ और छूट गई हो तो आप लोग किताब पढ़ें। किताब पढ़ने के बाद में आप लोगों को कोई चीज़ नई आपके सामने निकल कर के आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण क्या चीज़ होती है। मिरर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। दर्पण हमारे दैनिक जीवन में खूब काम आता है। हम कई जगह देखते हैं कि दर्पण हमको कई जगह मिल जाता है। जैसे ऐसी वस्तु या ऐसा माध्यम जहाँ हमारा प्रतिबिंब उसके अंदर बनता हुआ दिखाई दे जाए तो वही एक दर्पण होता है। जैसे एक कांच की पट्टिका होती है और उस कांच की पट्टिका के एक सतह पर पॉलिश कर दे तो दूसरी सतह से हमारे मुंह का प्रतिबिंब, हमारे शरीर का उस प्रतिबिंब उसके अंदर बनता हुआ नजर आता है। हमारा प्रतिबिंब मोबाइल के जो ऊपर वाला ग्लास होता है ना उसके ऊपर भी बनता हुआ नजर आता है। वो भी एक दर्पण की तरह ही कार्य करता है। समझ आ रही मेरी बात। अब दर्पण क्या होता है? दर्पण होता है कि किसी वस्तु जिसकी एक सतह को परावर्तक पॉलिश के द्वारा लेपित कर दी जाए या परावर्तक पॉलिश कर दे तो उसकी दूसरी सतह प्रकाश की किरणों का परावर्तन करने लग जाती है तो वह एक दर्पण कहलाता है। कैसे? सुनो ध्यान से। जैसे मान लो मैंने एक कोई भी वस्तु ली, मान लो ये मैंने कोई वस्तु ले ली, ये कोई वस्तु हो सकती है। अगर ये वस्तु कि ये ऊपर वाली सतह प्रकाश की किरणों का अगर परावर्तन करना प्रारंभ कर दे, अब परावर्तन चाहे कितना भी करे, चाहे थोड़ा सा करे, ज़्यादा करे, अगर पूरा 100% परावर्तन करेगी लगभग, हालांकि दुनिया में 100% परावर्तन कहीं देखने को नहीं मिलता। जितना ज़्यादा परावर्तन होगा हमारा मुंह का प्रतिबिंब उतना ही ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो ये सतह, ये वस्तु है, इसकी ये ऊपर वाली सतह प्रकाश किरणों का परावर्तन कर दे और दूसरी वाली सतह एक लेपित रूप में हो तो इसे हम दर्पण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे हम दर्पण कहेंगे। दर्पण हमारे चारों ओर बहुत सारी जगह होती है। जैसे मान लो कोई मोटरसाइकिल खड़ी है, कोई और वस्तु रखी, जैसे कोई थाली है, थाली के पिछले वाली सतह पर हम मुँह देखते हैं तो उसके अंदर हमारा मुँह भी दिखाई दे जाता है, ठीक है ना। कोई हमारे घरों में कई ऐसे पात्र मिलते हैं, कई जगह मिलती है जहाँ हमारा प्रतिबिंब बनता वो दिखाई दे जाता है। तो जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो वो वस्तु किसकी तरह कार्य करती है? दर्पण की तरह कार्य करती है, ठीक है। देखो अगर हम इसको लिखे परिभाषा के रूप में तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से बना सकते हैं। देखो यदि कोई वस्तु की एक सतह वस्तु की सतह दो होती है, ऊपर वाली है कि नीचे वाली, किसी एक सतह प्रकाश की किरणों का परावर्तन करती हो, प्रकाश की किरणों का परावर्तन करती हो और उसकी दूसरी सतह ये दूसरी सतह होगी किसी पदार्थ से लेपित हो तो वह वस्तु ही एक दर्पण कहलाती, मतलब ये हुआ कि अगर उसकी एक सतह तो किसी परावर्तक से, किसी पदार्थ से पेंट कर दे या कोई ऐसा अवरोध हो जाए
इसे एक लेपित रूप में कार्य करे और ऊपर वाली सतह क्या करे, प्रकाश किरणों का परावर्तन करे, तो इसके अंदर हमारा प्रतिबिंब बनना प्रारंभ हो जाता है। अगर प्रकाश की किरणों का यहाँ से जो प्रकाश किरण आ रही है, एक तो आएगी नहीं, बहुत सारी प्रकाश किरण का पुंज आएगा, अगर उनका लगभग 100% के लगभग अगर परावर्तन हो जाता है तो हमारे मुंह का, हमारे शरीर का उतना ही अच्छा उसके अंदर प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जैसे किसी पीतल के पात्र पे या किसी स्टील वाले पात्र पे हमारा मुंह देखते हैं तो उसमें स्पष्ट उसका हमारा प्रतिबिंब नहीं बनता, जबकि एक शीशा लेते हैं बाजार से, दर्पण लेकर के आते हैं 10-15 रुपए का, उसके अंदर हमारा मुंह देखते हैं तो बिल्कुल अच्छा उसमें हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसका कारण ये होता है कि प्रकाश किरण इसके ऊपर आपतित हुई, अगर जितना ज़्यादा परावर्तन करेगी प्रकाश किरण ये वस्तु, तो उस वस्तु का उतना ही अच्छा, हमारे शरीर का उतना ही अच्छा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। समझ में आ रही मेरी बात? आप लोग अपना फेस किसी मोबाइल के ग्लास के ऊपर देखो तो स्पष्ट तरीके से जितना कांच के अंदर देखते हैं उतना अच्छा उसमें स्पष्ट नज़र नहीं आता। क्यों नज़र नहीं आता? उसका कारण ये होता है क्योंकि जो मोबाइल ग्लास है वो 100% प्रकाश की किरणों का परावर्तन नहीं कर पाता उस कांच के, उस दर्पण, कांच का जो दर्पण था उसकी बजाय, ठीक है ना? तो ये इसलिए होता है। अब होता क्या है कि जो दर्पण है, इस दर्पण को 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांट दिया दर्पण को? 2 भागों में। जो दर्पण का पहले वाला भाग था उसका तो नाम रखा समतल दर्पण, इसका नाम रख दिया समतल दर्पण। और एक दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, एक दर्पण होते हैं गोलीय दर्पण, ठीक है। ये समतल दर्पण तो क्या चीज़ है उसको पढ़ेंगे। दर्पण कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। समतल दर्पण पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे हम गोलीय दर्पण को। समतल दर्पण में क्या होता है कि एक समतल कांच की प्लेट होती है, एक समतल कांच की प्लेट होती है बिल्कुल प्लेन, उसकी दोनों सतह बिल्कुल समतल होती है, खुरदरी नहीं होती। जैसे हम बाजार से कांच लेकर के आते हैं, हमारा मुंह देखते हैं सुबह सुबह, ठीक है ना, वो एक समतल दर्पण का ही एग्जाम्पल होता है। तो ये समतल दर्पण के किसी एक सतह पर परावर्तक पॉलिश कर दे तो प्राप्त हो, ये परावर्तक पॉलिश कर दे इस कांच की प्लेट पे, तो ये दर्पण होगा वो कौन सा हो जाएगा? समतल दर्पण कहलाएगा। हम इसकी परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे कि ऐसा दर्पण जिसकी सतह, ऐसा दर्पण जिसकी सतह बिल्कुल समतल हो और दूसरी सतह एक परावर्तक पॉलिश से लेपित हो तो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में आप तो ध्यान रखो कि बिल्कुल प्लेन होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऐसे इसकी सतह होती है, बिल्कुल प्लेन होगा, उससे हम समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में क्या होता है कि नाम से स्पष्ट है कि गोलीय दर्पण किसी गोले के, किसी खोखले गोले या खोखले गोले को कहते हैं गोलीय कोष, इस गोलीय कोष बोलते हैं खोखले गोले को। तो इसके किसी एक पृष्ठ को काट करके, या इस पृष्ठ को काट लिया जाएगा या इस वाले पृष्ठ को काट करके अलग कर लिया जाएगा, तो ये जो सतह बाहर आएगी इस प्रकार से, तो इस प्रकार की जो सतह है ये इसके या तो अंदर की ओर पॉलिश कर दे या इसके बाहर की ओर पॉलिश कर दे, तो इस प्रकार का दर्पण मिलेगा उसे हम कहेंगे गोलीय दर्पण कहेंगे, ठीक है। ऐसा दर्पण जो किसी गोलीय कोष के कटे हुए पृष्ठ से बनाए जाते हो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। कटा हुआ पृष्ठ का मतलब ये होता है इसको ऐसे काट दो, ये भाग अलग हो जाएगा और इसे किसी अंदर वाली सतह पर पॉलिश कर देंगे या किसी बाहर वाली सतह पर पॉलिश करते हैं। ऐसा नहीं दोनों तरफ से लेपित कर दिया, ठीक है, चलो पेंट कर देते हैं गोलीय दर्पण हो गया, ऐसा नहीं होता ना, एक ही तरफ करते हैं। चलो ये गोलीय दर्पण की बात हो गई। अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण की और कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इसकी विशेषताओं को देखेंगे, गुणों को देखेंगे, उसके बाद हम विशेषता किसकी देखेंगे? गोलीय दर्पण की। पहली बात मैंने बताई, समझ में आई। समतल दर्पण में क्या होता है, किसी समतल कांच की प्लेट के एक सतह पर परावर्तक पॉलिश से लेपित कर दे तो वह समतल दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण में क्या होता है, किसी गोलीय कोष के किसी एक पृष्ठ को काट करके उसकी किसी एक सतह पर परावर्तक पॉलिश कर दे तो वह पृष्ठ ही गोलीय दर्पण कहलाता है। समझ में आया? देखो इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पूछते भी नहीं है एग्जाम में, केवल हमको समझ में आना चाहिए। समतल दर्पण की सबसे पहला जो गुण है वो ये है कि समतल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनता है। जैसे आभासी मैं बता रहा हूं, जैसे इसको मैंने इस प्रकार से खड़ा कर दिया,
मैंने यहाँ एक आदमी खड़ा किया, आदमी बना देता हूँ ना, ये आदमी है, ये आदमी हो गया, ठीक है ना, ऐसे मान लेता हूँ, रचने की बात नहीं। ये देखो, अगर इसका इसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा तो ये वास्तव में क्या इसके अंदर बन पाएगा क्या? केवल इसका मुंह देखेगा ना इसके अंदर, तो एक आभास होगा कि मेरा इसके अंदर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे है क्या? नहीं है ना। इसलिए समतल दर्पण हमेशा कौन से प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। पहली विशेषता, इस बात को लिख रहा हूं मैं यहाँ पे कि समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, ये तो इसकी पहली विशेषता है। क्वेश्चन मैंने पूछा कि समतल दर्पण कौन से प्रतिबिंब बनाते हैं? एक आभासी प्रतिबिंब का निर्माण करते। केवल एक तो होता है वास्तविक, मतलब जो वास्तव में बनता हो, और एक होता है आभासी। तो कौन सा बनाएगा? ये आभासी, पहली विशेषता। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि जो समतल दर्पण होता है उसके आगे जितने दूरी पर बिंब होगा, बिंब का मतलब जो यहाँ पे जो वस्तुएं रख रहे हैं, जितने दूरी पर बिंब होगा उतनी ही दर्पण से दूरी पर उसके प्रतिबिंब का निर्माण होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से ये जो आदमी है वो अगर 5 मीटर दूरी पर है, कितनी दूरी पर है? 5 मीटर दूरी पर है, तो इसका प्रतिबिंब अगर यहाँ बनेगा इस प्रकार से, ठीक है, इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये 5 मीटर दूरी पर ही बनेगा। ये भी कितनी दूरी पर होगा? 5 मीटर पर होगा, ठीक है ना। ये कौन सी विशेषता है? विशेषता नंबर 2, इसको लिख लेते हैं। दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होता है उसका प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है। और अगर इसकी हम विशेषता देखें तो एक और विशेषता निकल करके आती है, वो कोई ये है कि हमेशा जो समतल दर्पण होते हैं वो प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे ना, तो इसका जो दायां भाग होगा वो इसके अंदर बायां दिखाई देगा, और जो इसका बायां होगा वो इसके अंदर दायां दिखाई देगा। समझ में आ रही मेरी बात? कि समतल दर्पण के अंदर हमेशा जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। अब उल्टे का मतलब नहीं कि पैर ऊपर हो गया और सिर नीचे हो गया, ये उल्टा नहीं है, मतलब दायां का बायां बन जाना। अगली विशेषता ये होती है कि समतल दर्पण में बिंब का दायां भाग बायां दिखाई देता है, बायां दिखाई देता है, और दायां भाग तो बायां दिखाई देगा, और बायां भाग दायां दिखाई देता है, दिखाई देता है। अगर इसको हम चित्र बनाया करके समझे ना, या समझ लेते हैं। देखो, अगर ये समतल दर्पण मैं लूँ, ये मैंने ले लिया समतल दर्पण, और मैंने यहाँ एक अक्षर बनाया, P बना दिया, एक अक्षर मैंने बनाया P, ABCD का एक अक्षर है, ये P बना दिया। तो अगर इसको P को मैं इस दर्पण के अंदर देखूंगा ना, तो ये Q की तरह दिखाई देगा, Q की तरह। समझ में आ रहा है? ये हम एक बेसिक नॉलेज होती है हमारे पास, हम जानते इस बात को कि अगर P देखेंगे तो कैसे दिखाई देगा? Q, इसका दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, इसका उल्टा दिखाई देता है। ये समतल दर्पण में बिंब का दायां भाग तो बायां दिखाई देता है और बायां भाग दायां दिखाई देता है। इसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। इस घटना को, जो बायां का दायां दिखाई देना और दायां का बायां दिखाई देना, इसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते। मैंने किस क्वेश्चन पूछा कि पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं? एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। पार्श्व परावर्तन किसे कहते हैं?
कि समतल दर्पण के द्वारा बिंब का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता हो, उल्टा अर्थात दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता हो, इस घटना को क्या बोलेंगे हम? पार्श्व परावर्तन बोलते हैं। तो ये छोटी मोटी जानकारी है जो समतल दर्पण की पूरी होती है। ये विशेषताएं होती है। पहली विशेषता होती है कि समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होगा उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण में दायां का बायां दिखाई देता है और बायां का दायां दिखाई देता है, इसे हम पार्श्व परावर्तन कहते हैं। तो ये बात किसकी हुई? एक समतल दर्पण की। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम गोले दर्पण की बात करें तो इसकी भी कुछ विशेषताएं होती है। ठीक है, नोट करो पहले इसको बताते हैं। ये जरूर बनाना ना, कहीं ये बनाओ, ये बनाना है आप लोगों को, आदमी का चित्र। देखिए हमने एक भाग को पढ़ा, दर्पण के मैंने दो भाग बताए थे, एक समतल दर्पण बताया था और एक गोले दर्पण बताया था। तो हम गोले दर्पण को मैं एक बार दोबारा देखेंगे कि गोले दर्पण कैसा होता है। गोले दर्पण मैंने बताया कि यह किसी गोले, जैसे मैं एक गोला बनाऊं कि ये गोला है, ठीक है ना, गोल नहीं बना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये गोला है, ये अंदर से खोखला है, गोल है जैसे फुटबॉल होती है ना, अंदर से खोखली होती है, उस प्रकार से कांच का गोला है ये, वो अंदर से खोखला इसलिए खोखले गोला होता है ना, उसको हम गोलीय कोष बोल देते हैं। इसको बोल देते हैं गोलीय कोष। ये गोलीय कोष है और इस गोलीय कोष के किसी एक पृष्ठ, ये पृष्ठ काट दिया हमने, अलग कर सकते हैं, चाहे इधर से हम किसी एक पृष्ठ को काट सकते हैं। तो इस पृष्ठ को काट करके हमने यहाँ पे इधर लिया है, ये लिया है, तो इस पृष्ठ के काट कर किसी या तो अंदर वाली सतह पर परावर्तक पॉलिश कर दो, इसकी बाहर वाली सतह पर इस पृष्ठ में परावर्तक पॉलिश कर दो, तो इस दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ में आया? अगर मैं इस गोलीय दर्पण की परिभाषा लिखूं तो कैसे लिखूंगा? परिभाषा बताओ, हम ऐसे लिखेंगे कि किसी गोलीय कोष, खोखला गोला नहीं बोलेंगे ना, ये अशुद्ध सा लगता है ऐसे, है ना, गोलीय कोष बोलेंगे, विज्ञान में गोलीय कोष बोलते हैं इसको। किसी गोलीय कोष के एक पृष्ठ, किसी गोलीय कोष के एक पृष्ठ को काट कर उसकी एक सतह पर परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, परावर्तक पॉलिश कर दी जाए, तो वह दर्पण कौन सा? ये जो परावर्तक पॉलिश कर देंगे ना इसके ऊपर, तो ये जो बनने वाला दर्पण, तो वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। इसको ये एग्जाम पूछा गया एक बार कि गोलीय दर्पण क्या होता है, आप लोग लिख पाओगे? अब गोलीय दर्पणों को भी दो भागों में बांट दिया। दो भाग कैसे बनाए कि ये जो कटे हुए भाग होता है ना, ये अगर इस कटे हुए भाग के अगर हम, जैसे मैंने इसको यहाँ बना दिया, इस कटे हुए भाग के हम अंदर की ओर पॉलिश कर दें, इस कटे हुए पृष्ठ के अगर हम अंदर की ओर पॉलिश कर दें तो यह गोलीय दर्पण उत्तल दर्पण बन जाता है। उत्तल दर्पण ये बन जाता है उत्तल दर्पण। किससे उत्तल दर्पण कैसे बना? किसी गोलीय, ये गोलीय कोष कटा हुआ भाग था, उसके अंदर की ओर परावर्तक पॉलिश कर दे तो वह एक उत्तल दर्पण कहलाता है। अगर इसी के बाहर की ओर पॉलिश कर दे तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। वह अवतल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, कि किसी गोले को से कटे हुए पृष्ठ के अंदर की ओर पॉलिश कर दे तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, अगर बाहर की ओर पॉलिश कर दे तो अवतल दर्पण कहलाएगा।
कहने का मतलब ये हुआ कि आप लोगों को किसी गोलीय पृष्ठ के अगर अंदर की ओर पॉलिश होती हुई मिल जाए, अंदर की ओर, तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। और अगर बाहर की ओर पॉलिश मिल जाए, ये बाहर की ओर, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? अवतल दर्पण बोलेंगे। अब मैं दोनों में अंतर स्पष्ट करवाऊँ आपसे कि दोनों में आप लोग अंतर बताओ, तो क्या आप लोग अंतर बता पाओगे? बता सकते हैं कि सर उत्तल दर्पण में तो अंदर की ओर धसे हुए भाग पर ऐसे बोल सकते हैं कि अंदर धसे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश होती है, जबकि अवतल दर्पण के ऊपर उभरे हुए भाग पर परावर्तक पॉलिश होती है। एक अंतर तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से अंतर, और भी अंतर होते हैं इसके, लेकिन जैसे हम इसको उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे तो हम और उसके अंतरों के ऊपर उत्तल दर्पण को अवतल दर्पण को हम अच्छी प्रकार से पढ़ पाएंगे। तो आप लोग इतना सवाल लिख लो।